हेलो फ्रेंड्स, स्पेशल सेट प्रैक्टिस जीके साइंस और करंट अफेयर्स के इस सीरीज में आपका स्वागत है। सेट नंबर 69 है। 69 से पहले का सेट अगर आपको देखना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगा और रिलेटेड आपको वीडियो भी वहां मिल जाएगा, जिससे आप रिवीजन कर सकते हैं, जिसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, सॉल्व खुद से भी कर सकते हैं और आंसर खुद से भी अनुमानित कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो सेट प्रैक्टिस हम आपको करके दे रहे हैं, क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे मिल रहा है वो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन मिल रहा है और किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन है वो आपको आपके डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। तो अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए होंगे तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ वही मिलेगा, वीडियो भी वहां आप देख सकते हैं और फुल एनालिसिस भी वहां आप खुद से भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इस वीडियो पर इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसे और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो हम बनाएं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और अगर ऐसा लगता है कि वीडियो यूजफुल होता है, दूसरे स्टूडेंट के लिए भी जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसके लिए भी यूजफुल होगा, तो आप इसे शेयर कर दिया कीजिएगा और लाइक जरूर वीडियो को कीजिएगा। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है 69 नंबर सेट का। नियंत्रक मंडल की स्थापना सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कहता है, जिसमें पहला है नियंत्रक मंडल है। नियंत्रक मंडल की स्थापना एक तरफ सारे अधिनियम और एक तरफ जो उस अधिनियम के तहत लागू किए गए नियम कानून था उसके तहत चर्चा करेंगे। तो नियंत्रक मंडल की स्थापना जो हुई थी वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में हुई थी। 1784 ईस्वी के द्वारा ही कंपनी के राजनैतिक एवं, थोड़ा सा सुनते चलेंगे, कंपनी के राजनैतिक क्रियाकलापों के नियंत्रण के लिए तथा पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल की स्थापना भी किया गया था। इसी को पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी कहा गया। दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, जिसे विनियमन अधिनियम 1773 ईस्वी कहा गया, इसी एक्ट या इसी अधिनियम के द्वारा 1774 ईस्वी में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में किया गया था। क्लियर। तीसरा है ईसाई मशीनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब मिली। तो ईसाई मशीनरियों को अनुमति जो मिली वो चार्टर्ड अधिनियम 1813 ईस्वी में मिली थी। चार्टर्ड अधिनियम 1813 ईस्वी क्या कहता है कि ये तो ईसाई मशीनरियों के भारत में धर्म के प्रचार की अनुमति दी ही गई, साथ में भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का व्यय का प्रावधान किया गया। इसी चार्टर्ड अधिनियम 1813 ईस्वी में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये का राशि खर्च किया जाएगा शिक्षा पर प्रतिवर्ष। यह भी प्रावधान 1813 ईस्वी के चार्टर्ड अधिनियम में किया गया। जबकि गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य जो होंगे उसकी नियुक्ति का प्रावधान 1833 ईस्वी के चार्टर्ड अधिनियम में कहा गया था। इसके द्वारा ही चार्टर्ड अधिनियम 1813 ईस्वी के द्वारा ही बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसके तहत भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग हुए। गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य, और इस यही विधि सदस्य कानूनी सदस्य कहे या विधि सदस्य कहे, तो एक विधि सदस्य की नियुक्ति भी 1833 ईस्वी के चार्टर्ड अधिनियम में किया गया। और पहले विधि सदस्य जो थे, कानूनी सदस्य जो थे, वो लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया गया था। फर्स्ट कानूनी सदस्य जो थे लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया गया था। क्लियर। तो आंसर आपका मिलता है 2, 1, 3, 4। सही आंसर क्या होगा? 2, 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कॉस्मिक कथन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? तो ध्यान देंगे, कॉस्मिक किरण एक विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं होता है। ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम या विद्युत चुंबकीय तरंग होती है कॉस्मिक किरण, तो कहेंगे नहीं होती है कॉस्मिक किरण विद्युत चुंबकीय तरंगे।
अब कॉस्मिक किरण के संबंध में यही कथन आपका सही नहीं है, बाकी उनकी तरंगदैर्घ्य बहुत ही छोटी होती है। यह कथन बिल्कुल ही सही है कॉस्मिक किरण के बारे में। तो नहीं कथन वाला आपको चुनना था, तो ऑप्शन नंबर ए में ही आपको मिल गया कि कॉस्मिक किरण विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम या तरंग का भाग नहीं होता है। होता क्या है ये कॉस्मिक किरण? तो उच्च ऊर्जा का एक विकिरण होता है, उच्च ऊर्जा वाला एक विकिरण होता है जो मुख्यतः सौर मंडल के बाहर उत्पन्न होती है। ये किरणें अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करती है। कॉस्मिक किरणों की खोज की अगर बात किया जाए तो 1912 ईस्वी में विक्टर हेस नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। तो थोड़ी सी बातें इसके बारे में लिखेंगे। इस कॉस्मिक किरण की खोज की बात करें तो 1912 ईस्वी में विक्टर हेस नामक विद्वान के द्वारा 1912 ईस्वी में किया गया था। तो उनकी तरंगदैर्घ्य बहुत ही छोटी होती है, बिल्कुल सही है। ये बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कण से बनी होती है और वे सूर्य से उत्पन्न हो सकती है। इसकी गति भी लगभग प्रकाश की गति के बराबर होती है। ध्यान रखेंगे, प्रकाश की गति और विद्युत चुंबकीय तरंगे की गति भी समान होती है, लेकिन फिर भी कॉस्मिक किरण जो होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम होने का क्या कारण है? तो कम होने का कारण है कीमतों की तुलना में उसकी मजदूरी कम हो जाना। थोड़ा सा ध्यान देंगे, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जिसे जीएनपी कहा जाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहा जाता है। अब ये होता क्या है थोड़ा सा समझेंगे। तो देश की घरेलू सीमा के अंदर या फिर बाहर उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का सकल मूल्य जो होता है उसी को जीएनपी कहा जाता है। इस जीएनपी में जीडीपी के साथ साथ भारतीयों के द्वारा विदेशों में अर्जित धन और विदेशी व्यक्तियों के द्वारा भारत से अर्जित धन को घटा दिया जाता है। इसको समझेंगे, जीएनपी का मतलब होता है जीडीपी प्लस एम को शामिल, सॉरी एम यहां पे नहीं, एक्स को शामिल करेंगे। जीडीपी में एक्स को शामिल किया जाता है और एम को घटा दिया जाता है। जीडीपी क्या होता है? एक साल के अंदर उत्पादित वस्तु और सेवाओं का सकल मूल्य जीडीपी कहलाता है। और जीएनपी में जीडीपी को भी शामिल किया जाता है और एक्स को शामिल किया जाता है। यह एक्स जो है वह भारतीयों द्वारा विदेशों में कमाया हुआ संपत्ति है, कमाया हुआ धन है। तो भारतीयों द्वारा विदेशों में अर्जित धन या कमाया हुआ धन है, जबकि एम जो है वह विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित धन, विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित धन जो होता है उसे एम से सूचित किया जाता है। तो जीएनपी का मतलब होता है कि जीडीपी शामिल किया जाता है और एक्स को शामिल किया जाता है, यानी भारतीयों द्वारा विदेशों में अर्जित धन को शामिल किया जाता है, लेकिन विदेशियों द्वारा भारत में जो अर्जित धन होता है उसको घटा दिया जाता है, उसी को जीएनपी कहा जाता है। क्लियर? अगर बंद अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो यहीं पर थोड़ा सा समझेंगे कि बंद अर्थव्यवस्था क्या होता है। बंद अर्थव्यवस्था जो होता है, बंद अर्थव्यवस्था क्या होता है? तो x माइनस एम बराबर अगर 0 हो जाए, यानी कि भारतीयों द्वारा विदेशों में अर्जित धन और विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित धन को अगर घटाएंगे x में m को, अगर 0 इसका मान हो जाता है तो उसे ही बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ऐसे स्थिति में क्या होता है कि जीएनपी बराबर जीडीपी हो जाता है, इसे ही बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। क्लियर? तो ये हुआ सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कीमतों की तुलना में मजदूरी कम होना। ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने अनुच्छेद होते हैं? तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो होता है, इसका मतलब होता है मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, यही होता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब इसमें कुल 30 अनुच्छेद होते हैं और इसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को अंगीकृत किया था। इसमें कुल अनुच्छेदों की संख्या 30 होती है और इसे यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को अंगीकृत किया गया था। 1948 ईस्वी को अंगीकृत किया गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां का ताज देखना, बुद्ध और सुजाता, कमल के पत्ते पर अश्रुकर्ण, वन साम्राज्ञी आदि किस चित्रकार की चर्चित कृतियां हैं? अवनींद्रनाथ टैगोर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं, इन लैंपों में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें सोडियम लैंप का बहुतायत रूप से प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान देंगे, सामान्यतः प्रकाश के लिए 3 तरह के रंग का प्रयोग किया जाता है। लैंप में प्रकाश के उत्सर्जन के लिए 3 प्रकार के तरह रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान देंगे, सोडियम लैंप जो होता है, सोडियम लैंप जो होता है, इससे पीला एवं एक वर्णी प्रकाश होता है। पीला एवं एक वर्णी प्रकाश अगर उत्पन्न करना है तो सोडियम लैंप का प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो होता है, मरकरी लैंप का प्रयोग किया जाता है। इसमें श्वेत और नीलाभ प्रकाश की उत्पत्ति होती है। मरकरी लैंप, इसमें श्वेत प्रकाश अगर उत्पन्न करना है या नीलाभ प्रकाश के लिए मरकरी लैंप का प्रयोग किया जाता है। जबकि तीसरा जो है प्रतिद्वीप्त लैंप होता है। प्रतिद्वीप्त लैंप होता है, इससे जो होता है उत्सर्जित प्रकाश जो होता है वो सूर्य के प्रकाश के समान मिश्रित प्रकाश इसमें होता है। सूर्य प्रकाश के समान मिश्रित प्रकाश होता है। यानी 7 प्रकार के प्रकाश की उत्पत्ति प्रतिद्वीप्त लैंप से किया जाता है। तो यही प्रकाश के लिए 3 तरह के रंग का प्रयोग किया जाता है, जिसमें अलग अलग लैंप का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? कुल 20 सीटें को आरक्षित किया गया है, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद की अगर बात करें तो अनुच्छेद 81 का और ख में किया गया है। इसमें क्या कहा गया है कि लोकसभा के लिए संघ राज्य क्षेत्रों में अधिकतम 20 सदस्य जो होंगे वो निर्वाचित हो सकते हैं। वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्र की लोकसभा सीट की संख्या अगर यदि जो देखा जाए वर्तमान समय में तो 19 है। आरक्षित 20 हो सकती है, लेकिन वर्तमान स्थिति जो है वो सीटों की संख्या 19 है वर्तमान स्थिति, जिसमें से ध्यान देंगे तो दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या जो है वो 7 है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात करेंगे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तो 1 सीट अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। चंडीगढ़ की बात करेंगे तो यहां से 1 है। दादर नागर हवेली, दमन एवं द्वीप, दादर एंड नागर हवेली, दमन साथ में इसी में अब एक ही में शामिल हो गया। दमन एंड द्वीप में शामिल सदस्य जो होंगे वो 2 होंगे, 2 सदस्य। लक्षद्वीप की अगर बात करें, लक्षद्वीप की बात करें तो 1 सदस्य यहां से होंगे। पुदुचेरी से 1 सदस्य होंगे।
पुडुचेरी से 1 सदस्य, जम्मू कश्मीर से 5 सदस्य, जबकि चूंकि अब शामिल कर, ध्यान देंगे जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है, तो जम्मू कश्मीर से 5 और लद्दाख से 1, लद्दाख से 1। तो वर्तमान स्थिति अगर यदि जो देखा जाए तो 19 सदस्य जो होंगे वो अनुच्छेद 81 के 1 के तहत 20 हो सकते हैं, लेकिन आरक्षित सीट वर्तमान समय में जो है वो 19 स्थिति है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था? तो जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था, वो है वर्ष 1950 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। जन गण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, जो कि भारत का राष्ट्रीय गान है, इसकी रचना की अगर बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी रचना सन 1911 ईस्वी में किया गया था। इसे संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान के रूप में अगर देखा जाए तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया था। नेशनल एंथेम यानी राष्ट्रीय गान के गायन का जो समय होता है वो 52 सेकंड का समय होता है। 52 सेकंड का गायन समय होता है। गायन समय 52 सेकंड का होता है। जन गण मन को पहली बार अगर देखा जाए तो 1911 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता बिशन नारायण धर के द्वारा किया गया था। ध्यान देंगे पहली बार इसका गायन जो हुआ था, पहली बार इसका गायन 1911 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में 1911 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया था और इस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित इसमें से नहीं है? तो ध्यान देंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध सन 1767 से 69 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल ही सही है। यह युद्ध 4 अप्रैल 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त किया गया था, जिस दौरान अंग्रेज गवर्नर बरेलास्ट थे। अंग्रेजों के गवर्नर जो थे वो बरेलास्ट थे। तो ध्यान देंगे इसे किस संधि के तहत समाप्त किया गया? तो मद्रास की संधि के तहत इसे 4 अप्रैल 1769 4 अप्रैल 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि के तहत इसे समाप्त कर दिया गया था। और अंग्रेज गवर्नर जो इस समय थे, अंग्रेज गवर्नर की अगर बात करें तो बरेलास्ट। क्लियर। तो ये तो आपका कथन बिल्कुल ही सही है। दूसरा है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध सन 1780 से 1784 ईस्वी में लड़ा गया था। बिल्कुल ही सही है। और यह युद्ध मार्च 1784 ईस्वी में मैंगलोर की संधि के द्वारा समाप्त हो गया था और उस समय अंग्रेज गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। तो ध्यान देंगे अब मार्च 1784 ईस्वी में कौन सी संधि? मैंगलोर की संधि हुई और इस समय इस मैंगलोर की संधि के तहत ही द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था। और इस समय वारेन हेस्टिंग्स अंग्रेज गवर्नर जनरल थे। वारेन हेस्टिंग्स।
तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध सन 1790 से 1792 ईस्वी में लड़ा गया था और यह युद्ध 1792 ईस्वी के श्रीरंगपत्तनम की संधि के द्वारा समाप्त हो गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। ध्यान देंगे 1792 ईस्वी में श्रीरंगपत्तनम की संधि हुई जिसके तहत इसे समाप्त कर दिया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल के दौरान। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वो 1798 में नहीं 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था और इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली थे और यह एक निर्णायक युद्ध था जिसमें मैसूर की हार हो गई थी। लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यही कथन जो था आपका गलत मैच था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक नो फुल स्टेप्स इन इंडिया के लेखक इनमें से कौन है? मार्क टुली, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाएगा? तो अनुच्छेद 37 यह निर्णय करता है कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत किसी भी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के शासन का मूल आधार होता है। इसकी चर्चा भी अनुच्छेद 37 में ही किया गया है। इसके तहत विधि बनाने में इन सभी सिद्धांतों का पालन करना होगा जो राज्य का कर्तव्य होगा। ये प्रावधान जो थे वो न्यायालयों द्वारा अप्रवर्तनीय बनाए गए हैं, यानी न्यायालय में आप चुनौती नीति निर्देशक तत्व के मामला में नहीं दे सकते हैं। नीति निर्देशक तत्व की चर्चा हमारे संविधान के भाग 4 में किया गया है और अनुच्छेद की अगर यदि जो बात करेंगे तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 अनुच्छेद तक नीति निर्देशक तत्व की चर्चा किया गया है। नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में इसे ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? ध्यान देंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल का गठन 1921 ईस्वी में हुआ था। 1921 ईस्वी में केंद्रीय मंत्रिमंडल का गठन किया गया था और 1925 ईस्वी में विट्ठल भाई पटेल इसके प्रथम भारतीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो ऑप्शन नंबर सी बनता है। 1925 ईस्वी में प्रथम भारतीय थे जिन्हें अध्यक्ष बनाया गया था विट्ठल भाई पटेल को। लेकिन ध्यान देंगे 1921 ईस्वी में जब केंद्रीय विधानमंडल का गठन हुआ था उस समय इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो फ्रेडरिक व्हाइट थे। इस समय प्रथम अध्यक्ष फ्रेडरिक व्हाइट इसके पहले अध्यक्ष थे, ध्यान देंगे, जो कि अंग्रेज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण होता है? यह रूपांतरित गति का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही सही है, जिसे ट्रांसलेटरी मोशन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि रूपांतरित गति में वस्तु के सभी भाग जो होते हैं वो समान दिशा तथा समान समय में एक समान वेग से समान दूरी तय करते हैं। इसी को रूपांतरित गति कहा जाता है। क्लियर? इस रूपांतरित गति में फिर से एक बार ध्यान देंगे, इस रूपांतरित गति में क्या होता है कि वस्तु का सभी भाग समान दिशा में समान समय में एक समान वेग से और समान दूरी को तय करती है। इसे ही रूपांतरित गति कहा जाता है, इसे ही ट्रांसलेटरी मोशन कहा जाता है। यह रूपांतरित गति दो प्रकार का होता है। एक तो यह रूपांतरित गति दो प्रकार का होता है, एक तो सरल रेखीय गति तथा दूसरा होता है वक्रीय गति। क्लियर? अब सरल रेखीय गति किसको कहेंगे? जब गतिमान वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो इसे सरल रेखीय गति कहेंगे। और वक्रीय गति क्या होता है कि जब गतिमान वस्तु एक वक्र रेखा में गति करती है, यानी टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गति करती है, इसे ही वक्रीय गति कहा जाता है। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। वही अगर यदि जो बात करें फॉरेनहाइट में तो कितना होता है? हालांकि इसका एक्यूरेट 37 नहीं है, इसका एक्यूरेट जो होगा वो 36.9 डिग्री सी होता है। लेकिन अगर फॉरेनहाइट पर अगर बात किया जाए तो 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट होता है सामान्य तापमान शरीर का। अगर इसी को केल्विन में बात करें, केल्विन स्केल पर बात करें तो 309.9 केल्विन होता है। क्लियर, 309.9 केल्विन होता है केल्विन स्केल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ कांच बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयोग किया जाता है? बुलेट प्रूफ कांच बनाने के लिए किस बहुलक का इस्तेमाल किया जाता है? थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, ऑप्शन आपको काफी क्लोज है इसलिए बता रहे हैं। तो बुलेट प्रूफ कांच बनाना है तो ऑप्शन नंबर डी, पॉलीकार्बोनेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। यह पॉलीकार्बोनेट्स जो होता है वो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का एक समूह होता है। यहीं पर लिख लेंगे, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का एक रूप होता है। क्लियर, यह एक कठोर एवं पारदर्शी पदार्थ होता है या प्लास्टिक होता है जो बिस्फेनॉल ए तथा फॉस्जीन की अभिक्रिया से प्राप्त किया जाता है। इसको अगर देखेंगे बनावट की दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो इसे बिस्फेनॉल ए, बीपीए, बिस्फेनॉल ए तथा फॉस्जीन की अभिक्रिया से बनाया जाता है। फॉस्जीन की अभिक्रिया के द्वारा इसे निर्मित किया जाता है, निर्माण किया जाता है पॉलीकार्बोनेट्स का। ध्यान दीजिएगा, बुलेट प्रूफ कांच के निर्माण में अगर बात किया जाए तो पॉलीकार्बोनेट्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब यह पॉलीकार्बोनेट जो होता है इसे ही थर्मोप्लास्टिक या फिर लेमिनेटेड कांच कहा जाता है। इसका और नाम भी याद रखेंगे, लेमिनेटेड कांच, लेमिनेटेड कांच इसे ही कहा जाता है। अब थोड़ी सी बात पर ध्यान देंगे, गहराई से सोचेंगे। एक क्वेश्चन आता है, बहुलक बुलेट प्रूफ जैकेट में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? बुलेट प्रूफ जैकेट में पॉलीएमाइड का प्रयोग जो होता है वो बुलेट प्रूफ जैकेट, यहां बुलेट प्रूफ कांच कह रहा है और बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ जैकेट जो होता है उसमें पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है या इसे पॉलीफेनिलीन टेरेप्थोलेमाइड का इस्तेमाल बुलेट प्रूफ जैकेट में किया जाता है। यह एक सिंथेटिक फाइबर होता है और इसका सामान्य नाम की अगर पॉलीएमाइड की बात करेंगे तो पॉलीएमाइड का सामान्य नाम जो होता है वो ध्यान रखेंगे तो केवलर होता है। इसका सामान्य नाम केवलर होता है। क्लियर, और भी है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए की ओर बात करेंगे तो पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसे पीवीसी कहा जाता है, यह एक कृत्रिम बहुलक होता है जो पॉलीविनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण के फलस्वरूप इसे प्राप्त किया जाता है। विद्युत का यह कुचालक भी होता है, जल प्रतिरोधी भी होता है, जिसके कारण से इसे पाइप के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। अत्यंत शक्तिशाली बहुलक होता है जिसके लिए विद्युत केबल, पाइप, जल रोधी, खिलौना आदि के निर्माण में भी पीवीसी का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा होता है? तो हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो होता है वो होता है फ्लोरीन। दोनों जगह क्लोरीन है, यहां पे करेंगे फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे अधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन होता है।
हैलोजन समूह में 6 तत्व को शामिल किया जाता है। ध्यान देंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन को शामिल किया जाता है। तथा एक कृत्रिम रूप से भी शामिल किया जाता है, वो है टेनेसिन। तो 4 तो आप आराम से याद रखते हैं या जानते भी होंगे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, एस्टेटीन तक आप जानते होंगे। क्लियर? एस्टेटीन तक आप निश्चित तौर पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। जबकि एक होता है टेनेसिन, जिसे कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। सामान्य ताप पर अगर यदि जो देखा जाए, ध्यान देंगे, इसके अंतर्गत क्लोरीन ऊपर में रखेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इसके अलावा आयोडीन, इसके अलावा भी ध्यान देंगे एस्टेटीन, एटी और टीएस ध्यान रखेंगे टेनेसिन होता है। सामान्य ताप पर फ्लोरीन एवं क्लोरीन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। फ्लोरीन और क्लोरीन सामान्य ताप पर गैस अवस्था में पाया जाता है। जबकि ध्यान रखेंगे आयोडीन तथा एस्टेटीन ठोस अवस्था में सामान्य ताप पर पाया जाता है। आयोडीन और एस्टेटीन सामान्य अवस्था में सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन द्रव्य अवस्था में सामान्य ताप पर पाया जाता है। सामान्य ताप पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवकों के विषय में असत्य कथन का आपको पता लगाना है। क्या कवक का अध्ययन माइकोलॉजी के तहत किया जाता है? फाइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। बिल्कुल ही आपका सही कथन है, माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। दूसरा है, कवक उन स्थान पर पाए जाते हैं जहां जीवित अथवा मृत कार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति होती है। बिल्कुल ही सही है। तीसरा है, कवक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जी नहीं, कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिस कारण से ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, यह दूसरे पर निर्भर रहता है। कवक 3 प्रकार का मेनली रूप से होता है। एक सिम्बायोटिक जिसे कहा जाता है सहजीवी, दूसरा होता है परजीवी यानी पैरासाइटिक, और तीसरा होता है मृतोपजीवी यानी सेप्रोफाइटिक। तो यह अपने भोज्य यांत्रिक अवलंबन के लिए किसी दूसरे पौधे पर, किसी दूसरे जीव पर, चाहे तो वह सिम्बायोटिक के माध्यम से, चाहे तो पैरासाइटिक के माध्यम से, चाहे तो सेप्रोफाइटिक के माध्यम से दूसरे पर यह निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का पर्णहरित यानी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, अतः यह अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। तो यही कथन आपका जो है वो गलत है। ईस्ट एवं मशरूम एक कवक के उदाहरण होते हैं। बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रोटीन जो मस्तिष्क के एक गंभीर रोग एल्जाइमर को उत्पन्न करता है, वह प्रोटीन कौन सा होता है? वह प्रोटीन एमेलॉइड प्रीकर्सर प्रोटीन के रूप में जाना जाता है। इसे ही बीटा एमेलॉइड प्रीकर्सर प्रोटीन के नाम प्रोटीन भी कहा जाता है। क्लियर? इसे ही कहा जाता है। मस्तिष्क का गंभीर रोग एल्जाइमर से यह उत्पन्न होता है। इस रोग से व्यक्ति जो होता है वह प्रभावित व्यक्ति जो होता है वह मानसिक क्षमता उसकी कमजोर हो जाती है, कम हो जाती है, और उसकी याददाश्त करने की क्षमता, मेमोरी पावर जो होता है वह काफी कमजोर हो जाता है एल्जाइमर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है? मानव विकास रिपोर्ट जो होता है वह यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा तैयार किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। पहली बार मानव विकास रिपोर्ट जो है वो 1990 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। पहली बार फर्स्ट मानव विकास रिपोर्ट 1990 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। यह प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाने वाला एक रिपोर्ट होता है। यह मानव विकास सूचकांक के आधार पर अनेक देशों की रैंकिंग भी प्रदान करता है, और ऐसे सूचकांक का निर्माण में 2 अर्थशास्त्री का नाम आता है। पहला महबूब उल हक जो कि पाकिस्तान के थे, महबूब उल हक पाक के अर्थशास्त्री, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री,
और दूसरा नाम आता है भारत के अमर्त्य सेन का। अमर्त्य सेन जो भारत के थे, इन्हीं दोनों के द्वारा तैयार किया गया था मानव विकास रिपोर्ट। अतः मानव विकास रिपोर्ट का जनक महबूब उल हक को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की बात करें तो 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। यह एक संविधानेतर निकाय होता है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री सभी राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक जो होते हैं इसके अन्य सदस्य में शामिल होते हैं। तो यहां एक पॉइंट लिखना जरूरी है, यह संविधानेतर निकाय होता है। नेतर निकाय होता है, कहने का मतलब है कि यह संविधान में इसकी चर्चा नहीं की गई है राष्ट्रीय विकास परिषद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिपी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य होता है? तो छिपी हुई बेरोजगारी जिसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी इसी को कहा जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब क्या होता है कि किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों का संलग्न होना, यानी आवश्यकता है नहीं लेकिन उससे ज्यादा व्यक्ति उसमें संलिप्त है और उत्पादन यानी प्रोडक्शन जो हो रहा है, अगर कोई काम 5 घंटा में 4 आदमी कर दे रहा है और उसी काम को 2-3 आदमी भी मिलके 5 घंटा में पूरा कर दे रहा है, इसका मतलब एक व्यक्ति जो एक्स्ट्रा इसमें लगा हुआ है उसका कोई जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी इसमें लगा हुआ है। इसी को कहते छिपी हुई बेरोजगारी, दिखता नहीं है लेकिन बेरोजगारी है, छिपी हुई बेरोजगारी इसी को कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर कोई कार्य से कुछ व्यक्ति को हटा भी दिया जाए ना, अगर यही एक व्यक्ति एक्स्ट्रा व्यक्ति जो है इसको अगर हटा भी दिया जाए तो भी कुल उत्पादकता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस स्थिति में क्या होता है कि लोग रोजगार में लगे हुए तो दिखाई देते हैं परंतु वास्तव में वे बेरोजगार होते हैं क्योंकि उनकी सीमांत उत्पादकता जो होता है वो शून्य होती है। अभी से एक व्यक्ति की सीमांत उत्पादकता क्या है? शून्य। 3 व्यक्ति भी 5 घंटा में कर रहा है और 4 व्यक्ति भी 5 घंटा में कर दे रहा है कोई काम को, तो ये एक व्यक्ति जो है इसका जो उत्पादकता है वो शून्य हो जाएगा। इसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। तो किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों का संलग्न होना इसे ही छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। यह कृषि के क्षेत्र में ज्यादातर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा प्राप्त करती है उसे जमा किया जाता है। कहां जमा किया जाता है? उसे सार्वजनिक लेखा निधि के अंतर्गत जमा किया जाता है। क्या होता है कि भारत का संविधान केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के लिए 3 प्रकार की निधियों की व्यवस्था करता है। पहला होता है राज्य की संचित निधि, 3 प्रकार की व्यवस्था करता है, मुद्रा प्राप्त करती है और उसे जमा करने के लिए 3 प्रकार की। पहला क्या होता है? तो पहला होता है राज्य की संचित निधि, राज्य की संचित निधि। दूसरा जो जमा करने वाला व्यय होता है, दूसरा जो जमा करने वाला संस्था होता है वह है राज्य की आकस्मिक निधि, राज्य की आकस्मिक निधि। और तीसरा जो होता है वो राज्य की लोक लेखा निधि होती है, राज्य की लोक लेखा निधि होती है, ये तीसरा होती है जिसमें जमा। तो राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा प्राप्त करती है उसे जमा किया जाता है, राज्य की आकस्मिक निधि में जमा किया जा सकता है, संयुक्त निधि में तो जमा किया नहीं जाएगा। तो कहां जमा किया जाएगा? तो राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत शामिल राशियां जो होती है वो राज्य की लोक लेखा समिति में जमा की जाती है, इसमें जमा की जाती है। अगर राज्य की भविष्य निधि के अंतर्गत आएगा
तो सरकार जो मुद्रा प्राप्त करती है उसे जमा राज्य की लोक लेखा निधि में करती है। वैसे भारत का संविधान केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के लिए 3 प्रकार की निधि की व्यवस्था करता है। एक है राज्य की संचित निधि, दूसरा है राज्य की आकस्मिक निधि और तीसरा है राज्य की लोक लेखा निधि। तो राज्य की लोक लेखा निधि में राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा प्राप्त करती है और जमा करती है वो यही निधि होता है, ऑप्शन नंबर 3 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाफेड किससे संबंधित होता है? NAFED, नाफेड किससे संबंधित होता है? जिसे नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन कहा जाता है। इसका पूरा रूप जो होता है वह है नेशनल एग्रीकल्चरल कॉरपोरेशन या कॉरपोरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन इसका पूरा रूप होता है। और ध्यान देंगे कृषि विपणन से यह संबंधित होता है। यह जो नेफेड होता है वो कृषि विपणन से संबंधित होता है। विपणन का मतलब मार्केटिंग, तो कृषि मार्केटिंग से यह संबंधित होता है और इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 ईस्वी को की गई थी। 2 अक्टूबर 1958 ईस्वी को इस नेफेड की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो कृषि व वनोपजों का विपणन देना या विपणन करना, मार्केटिंग करना, संसाधन भंडारण करना, कृषि उपकरणों एवं यंत्रों आदि का वितरण करना तथा कृषि कार्य हेतु कृषक तकनीक सहायता प्रदान करना, यही इसका काम होता है। मुख्य रूप से मार्केटिंग करना कृषि कार्यों में, कृषि विपणन में मुख्य रूप से यह भागीदार होता है। तो नेफेड किससे संबंधित होता है? तो कृषि विपणन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा होता है? तो भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु जो होता है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात में स्थित है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। और यह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर जो है, यहां पे मिनट दे देंगे, पूर्वी देशांतर जो है वह गौर माता जिसे गुहार मोती में स्थित है। गुजरात के गौर माता या इसी को गुहार मोती नामक स्थान कहा जाता है, यहां पर स्थित है। और मुख्य भूमि के सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु अगर बात किया जाए तो किविधु है पूर्वी बिंदु, ये तो पश्चिमी बिंदु। लेकिन अगर पूर्वी बिंदु की बात करेंगे, पूर्वी बिंदु की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा किविथु है जो अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों में विवाद है? तो सियाचिन ग्लेशियर को लेकर भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच विवाद है। यह ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी में स्थित एक सीमा है। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल जो है वह यही सियाचिन ग्लेशियर है। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल जो है वह यही सियाचिन ग्लेशियर ही है। इसी हिमनद में रीमो हिमनद से हिंदू नदी तंत्र की प्रमुख सहायक नदी श्योक नदी भी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है? तो अरावली पर्वत श्रेणी जो है वो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी के या प्राचीन पर्वत श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया जाता है और इसका निर्माण प्री कैम्बियम काल में हुआ था। प्री कैम्बियम काल में इसका निर्माण किया गया था या हुआ था, इसका निर्माण हुआ था। प्राकृतिक रूप से पर्वत है तो प्राकृतिक रूप से इसका निर्माण हुआ था। ध्यान रखेंगे यह श्रेणी औसत रूप से 300 से लेकर 800 मीटर तक ऊंचा है और इसकी सर्वोच्च चोटी जो है वो माउंट आबू के समीप स्थित गुरु शिखर है। इस अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है जो माउंट आबू पर्वत पर ही स्थित है।
और इसकी टोटल ऊंचाई 1722 मीटर है। क्लियर। पश्चिम में यह अहमदाबाद से लेकर उत्तर पूर्व में दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई तक यह विस्तृत है। दिल्ली में स्थित रायसीना की पहाड़ी जिस पर राष्ट्रपति भवन स्थित है, यही पर्वत श्रेणी का विस्तार है। यानी अरावली पर्वत पर ही भारत का राष्ट्रपति भवन भी और संसद भवन भी स्थित है, जो रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितने सूक्ष्म कृषि जलवायु क्षेत्र होता है? तो सूक्ष्म जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत 127 है, जो कृषि मौसम विभाग के अनुसार है। क्लियर। जबकि मुख्य 15 बृहद कृषि जलवायु प्रदेश है। बृहद यानी बड़ा, बृहद कृषि जलवायु प्रदेश की अगर बात करेंगे, बृहद मतलब बड़ा, तो इसके अंतर्गत कुल 15 स्थल को शामिल किया जाएगा, 15 क्षेत्र को शामिल किया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉल या रेजिन जिसे कहेंगे, रॉल या रेजिन प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? तो ये चीड़ के वृक्ष से रेजिन की प्राप्ति की जाती है। यह गेंद के समान हाइड्रोकार्बन युक्त द्रव्य होता है। यह रेजिन जो होता है वो हाइड्रोकार्बन युक्त द्रव्य होता है, जो कि गोंद के समय दिखाई देता है, जो वृक्ष की छाल एवं लकड़ी से प्राप्त होता है। रेजिन की प्राप्ति वृक्ष के छाल और लकड़ी दोनों से इसकी प्राप्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से आच्छादित हुआ है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से आच्छादित है पूर्वी घाटी ना, गुजरात का अर्ध शुष्क क्षेत्र नहीं, पश्चिमी घाटी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। पश्चिमी घाटी जो है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से आच्छादित है। इसका विस्तार उन क्षेत्र में ज्यादा है जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इस उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का विस्तार जो है, विस्तार वहां पर होता है जहां पर 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा वाला क्षेत्र को ही उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के रूप में जाना जाता है। और इस क्षेत्र में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसके अंतर्गत पश्चिमी घाट में अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, इसके अलावा ध्यान देंगे तो असम, मेघालय, नागालैंड, असम, मेघालय, नागालैंड, इसके अलावा मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा तथा पश्चिम तटीय मैदान को शामिल किया जाता है। पश्चिम तटीय मैदान को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वे राज्य कौन से हैं जिनमें अगस्त मलई जीव मंडल विस्तृत है? तो अगस्त मलई जीव मंडल जो है वो केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। केरल और तमिलनाडु राज्य में यह विस्तार है। और इसकी स्थापना की अगर यदि जो बात किया जाए तो इसकी स्थापना 2001 ईस्वी में किया गया था। इसका विस्तार केरल में 1828 वर्ग किलोमीटर तक और तमिलनाडु राज्य में 1672 वर्ग किलोमीटर पर स्थित है। ध्यान दिया जाए, इस क्षेत्र को वर्ष 2016 में यूनेस्को के जीव मंडल सूची में शामिल किया गया था। 2016 में यूनेस्को के जीव मंडल सूची में इसे शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी एक ऑस्ट्रिक समूह की भाषा है? ऑस्ट्रिक समूह की एक भाषा है तो वो है खासी भाषा, जो है वो ऑस्ट्रिक समूह की एक भाषा होती है। इस ऑस्ट्रिक समूह में ध्यान दिया जाए तो केवल खासी नहीं, इसके अंतर्गत कई भाषाओं को रखा जाता है, संथाली भी, मुंडारी, भूमिज इत्यादि को। संथाली, मुंडारी,
भूमिज ईटीसी को इस आष्ट्रिक भाषा के ग्रुप या समूह में शामिल किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, मराठी भी यहां दिया हुआ है, तो मराठी भाषा यूरोपियन समूह में शामिल किया जाता है। यूरोपियन समूह की एक भाषा है मराठी भाषा। लद्दाखी भाषा की अगर यदि जो हम बात करते हैं तो तमिल भाषा, ऑप्शन नंबर डी पर ध्यान देंगे। तमिल भाषा द्रविड़ समूह की प्रमुख भाषा है। द्रविड़ समूह की एक प्रमुख भाषा है जो तमिल भाषा है। क्लियर? लद्दाखी तो कोई भाषा है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में शिशु लिंगानुपात कितना है? तो शिशु लिंगानुपात की बात किया जाए तो 919 शिशु लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार। औसत शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 919 है। जबकि भारत के हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां पर लिंगानुपात सबसे कम है। हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है, जबकि सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात केरल में है। सबसे अधिक लिख लेंगे, सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात जो है वो केरल में है, और केरल का शिशु लिंगानुपात जो है वो 1084 है। जबकि सबसे कम शिशु लिंगानुपात जो है वो है हरियाणा में, और हरियाणा का शिशु लिंगानुपात जो है वो 877 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकलाम कान मरुस्थल कहां स्थित है? तो ये चीन में, तकलाम कीन मरुस्थल चीन में स्थित है, मध्य एशिया के चीन में स्थित है। इसका अधिकांश भाग चीन में है जो सिजियांग प्रांत में पड़ता है। सिजियांग प्रांत में पड़ता है यह। उत्तर में यह तियान शान पर्वत, दक्षिण में कुनलुन पर्वत, यहीं पर लिख। तकलाम कीन में उत्तर की अगर यदि जो बात किया जाए, उत्तर की अगर बात किया जाए तो तियान शान पर्वत उत्तर में, तियान शान पर्वत जो है वो उत्तर में है। जबकि अगर दक्षिण में बात किया जाए तो कुनलुन पर्वत है, कुनलुन पर्वत है। जबकि ध्यान दिया जाए अगर पश्चिम में बात किया जाए तो पामीर पर्वतमाला है, पामीर पर्वत पश्चिम में स्थित है, और इधर देखा जाए तो तकलाम कीन है। यह तकलाम कान वही मरुस्थल है, तकलाम कीन मरुस्थल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थल में मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है? साथ साथ दोनों का कंकाल प्राप्त हुआ है। बुर्ज होम, क्योंकि बुर्ज होम में गर्तावास गड्ढे के घर का साक्ष्य मिला है, और इसमें मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते का कंकाल यानी मानव के साथ कुत्ते को भी दफन कर दिया जाता था, जो कश्मीर घाटी में श्रीनगर से 6 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। क्लियर? बुर्ज होम को प्लेस ऑफ बिर्च के नाम से भी जाना जाता है। प्लेस ऑफ बिर्च के नाम से भी इसे बुर्ज होम को जाना जाता है। डी टेरा एवं पीटरसन द्वारा 1935 ईस्वी में खोज की गई थी। डी टेरा और पीटरसन के द्वारा इसकी खोज 1935 ईस्वी में की गई थी। गर्तावास गड्ढे के घर वाला छप्पर या स्थान जो है इसी की प्रमुख विशेषता है, और यहाँ के लोग जो थे वो कृषि से पूरी तरीका से परिचित थे। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है? तो जैन धर्म का आधारभूत जो नैतिक मूल्य है उसमें से जैन धर्म में अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य को शामिल किया जाता है। तो इसमें से कर्म है नहीं, निष्ठा है नहीं। जैन धर्म का आधारभूत नैतिकता 5 ही है। कौन कौन?
अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा 5 ही है, एक दूसरा है सत्यवचन, तीसरा है अस्तेय, अस्तेय का मतलब चोरी न करना, चोरी नहीं करना। चौथा में जो आता है वह है अपरिग्रह, गृह का त्याग। और पांचवा जो है वह ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य इंद्रियों को वश में करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अहिंसा, क्योंकि 5 ही है, अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चीनी यात्री ने भीनमाल की यात्रा की थी? भीनमाल की यात्रा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस चीनी यात्री ने भीनमाल की यात्रा की थी, या भीनमाल क्या है? प्राचीन काल में गुजरात राज्य की एक राजधानी थी जिसे भीनमाल कहा गया। प्राचीन गुजरात की राजधानी थी जिसे भीनमाल कहा गया। वेनसांग प्रसिद्ध चीनी यात्री जो बौद्ध भिक्षु था, जो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था, और यही था जो भीनमाल की यात्रा किया था। उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारत के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। इसके यात्रा विवरण को शी के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखेंगे, आपका सही आंसर जो बनेगा वेनसांग। वेनसांग ही थे जिन्होंने भीनमाल, जो प्राचीन गुजरात की राजधानी का भ्रमण किया था, और इन्हीं के शासन का इन्हीं के यात्रा वृत्तांत को शी के नाम से जाना जाता है। क्लियर? वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत यात्रा पर निकले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर विजय प्राप्त कर ली थी? तो मालदीव के द्वीपों पर विजय राजराज प्रथम के द्वारा किया गया था। राजराज प्रथम 985 से 1014 ईस्वी तक, 985 ईस्वी से लेकर 1014 ईस्वी तक शासन किया था दक्षिण भारत में। ये चोल राजा थे जिन्होंने मालदीव के द्वीपों पर विजय प्राप्त की थी। राजराजा प्रथम ने सिंघल प्रदेश के उत्तरी भागों पर भी अधिकार कर लिया था और उसे जगन्नाथ चोल की उपाधि प्रदान किया था। और विस्तार चलेंगे तो इसने शैव धर्म में आस्था व्यक्त किया था, यानी राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। शैव धर्म का अनुयायी था राजराज प्रथम। ध्यान रखेंगे, यह शिव पादशेखर की भी उपाधि धारण किया था, क्योंकि शैव धर्म का उपासक था। शिव पादशेखर की उपाधि जो है वो धारण किया था राजराजा प्रथम ने। इन्होंने राजराजा प्रथम ने ही तंजौर में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। इसे राजराजेश्वरी मंदिर या इसी को बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। राजराजेश्वरी मंदिर या इसी को बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। संगम युगीन जो साहित्य था चोल शासक करी काल के बारे में जानकारी जो मिलती है वो इसी के ग्रंथ में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका मुख्य विषय मोक्ष रहा है। बिल्कुल ही सही है, इसका मुख्य विषय जो है वो मोक्ष रहा है, यही दर्शन शास्त्र कहता है। मोक्ष का वर्णन सर्वप्रथम वेदों में किया गया है। नहीं, मोक्ष का वर्णन जो है वो सर्वप्रथम उपनिषद में किया गया है, वेदों में नहीं किया गया है। तो यहां पे अगर उपनिषद हो जाए, उपनिषद में किया गया है तब सही हो जाएगा। तीसरा है, सर्वाधिक प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन को माना जाता है, ये बिल्कुल ही सही है। क्लियर? तो आपका 1 और 3 जो है वो दोनों सही हो जाएगा। क्लियर?
दर्शनों की संख्या अगर यदि जो बात किया जाए तो सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन के रूप में जाना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ राणा कुंभा की रचना इसमें से नहीं है? तो राणा कुंभा की रचना रसिक प्रिय, सुधा प्रबंध, नृत्य रत्न कोश, ये तीनों के तीनों है, लेकिन कला निधि जो है ये राणा कुंभा की कृति नहीं है। ध्यान दीजिएगा, राणा कुंभा जो थे वो मेवाड़ के शासक थे। 3 विद्या में ये निपुण थे, गीत में, वाद्य में और नृत्य करने में ये विद्वान थे। क्लियर। इन्होंने संगीत मीमांसा, रसिक प्रिया, संगीत राज, सुधा प्रबंध, संगीत रत्नाकर टीका, कामराज रतिसार और नृत्य रत्न कोश आदि ग्रंथों की रचना किए थे। तो कला निधि जो है वो राणा कुंभा से संबंधित ग्रंथ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ज्ञानपीठ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा प्रदान किया जाता है। बिल्कुल ही सही है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को दिया गया था। ध्यान रखेंगे, यह बिल्कुल ही सही है। 1965 ईस्वी में जी शंकर कुरूप को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ध्यान रखेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला या भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार होता है और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत भारतीय संविधान के कुल 22 भाषाओं के अंतर्गत जो भाषा है उसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है साहित्य के लिए। क्लियर। और इसे पहली बार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार 2018 में अंग्रेजी के लिए पहली बार प्रदान किया गया था। तो कथन 1 और 2 इसमें दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? तो अभी बताएं, ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वाधिक साहित्यिक पुरस्कार के अंतर्गत, सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जबकि साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत ध्यान दिया जाए तो 1954 ईस्वी में किया गया था, जो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। जबकि ललित कला अकादमी जो है वो कला के क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है और इसकी शुरुआत 1955 ईस्वी में किया गया था। पहले विजेता जैमिनी राय थे। जैमिनी राय इसके पहले विजेता थे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है यह फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है और इसके पहले विजेता जो है देविका रानी रोरिक हैं। देविका रानी रोरिक को प्रदान किया गया था सन 1969 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साफ्टा क्या है? तो साफ्टा जो है, ध्यान रखिएगा, साफ्टा का पूरा रूप होता है द साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। साफ्टा का मतलब होता है द साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, यही साफ्टा का पूरा रूप होता है। अब साउथ एशियन के अंतर्गत जितने भी देश शामिल किए जाते हैं उसको विकास की गति देने के लिए सार्क देशों की आपसी सहयोग वाला मुक्त व्यापार क्षेत्र है। यह एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है, जैसे कि फ्री ट्रेड एरिया के अंतर्गत शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मपूतो किस देश की राजधानी है? मोजाम्बिक की राजधानी जो है वो मपूतो है और मेटिकल जो है इसकी मुद्रा है। मुद्रा की बात करेंगे तो मेटिकल इसकी मुद्रा है। सेशेल्स की राजधानी की बात करेंगे विक्टोरिया है और मुद्रा रुपया है। विक्टोरिया और मुद्रा रुपया है। घाना की अगर यदि जो बात करेंगे तो घाना की राजधानी अक्रा है और मुद्रा केडी है। जबकि अंगोला की राजधानी लुआंडा है और मुद्रा क्वांजा है। लुआंडा और मुद्रा क्वांजा।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? तो मधुबनी जो है वो बिहार की पेंटिंग विद्या है। भूमि सुधार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1954 ईस्वी में भूमि सुधार अधिनियम को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में अन्य फसलों में किस फसल का उत्पादन सर्वाधिक होता है? आलू का उत्पादन इन दिए गए फसलों में सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मेट्रो में पहली बार स्वदेशी ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली का शुभ आरंभ किया गया है? वो है दिल्ली मेट्रो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है खजुराहो मध्य प्रदेश में 20 फरवरी 2023 को खजुराहो नृत्य महोत्सव 2023 का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? तो यह 49वां संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कंपनी के घरेलू उपकरणों को विश्व स्तर पर बरसूनी नाम दिया गया था? उसे फिलिप्स को बरसूनी नाम दिया गया था उसके घरेलू उपकरण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ला गणेशन ने 20 फरवरी 2023 को किस राज्य के 21वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो नागालैंड के राज्यपाल के रूप में जो कि 21वें राज्यपाल होंगे ला गणेशन। फ्रेंड्स ये 50 नंबर का सीरीज आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पूरा रिवीजन करने का प्रयास कीजिएगा और इसको एनालिसिस भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।